लीगल हॉल्ड जुडिशियल एकेडमी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शुरू करते हैं हम आज। कल तक कोई प्रॉब्लम किसी को रही हो तो बता देना, कमेंट्स कर दे, सभी के कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। आज हम चलते हैं सेक्शन 32 क्लॉज 5, 32 का क्लॉज 5। और रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप अथवा नातेदारी के अस्तित्व से संबंधित है। व्हेन द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप हमेशा तीन ही तरीके से होती है। एक चीज याद रखना, रिलेशनशिप तीन ही तरह की होती है, ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन। रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन बिटवीन पर्सन एज टू whom रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट हैड स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, अंडरलाइन कर लें इसे, स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज एंड व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बिफोर द क्वेश्चन इज डिस्प्यूट वाज राइज्ड, अथवा नातेदारी के अस्तित्व से संबंधित है, जबकि कथन किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में है। उन व्यक्तियों की रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति के पास जिसने वह कथन किया है ज्ञान के विशेष साधन थे, और जबकि वह कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया गया था। देखो यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य का नातेदार है या नहीं। अब नातेदारी तीन ही तरीके से हो सकती है, रक्त विवाह और दत्तक, ब्लड, मैरिज एंड एडॉप्शन। तीन के अलावा चौथी कोई नातेदारी नहीं होती। तो यहाँ अगर क्वेश्चन यह राइज होता है किसके संबंध में, नातेदारी के संबंध में, तो उन व्यक्तियों के स्टेटमेंट जिनके पास उस नातेदारी के संबंध में ज्ञान के विशेष साधन थे, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास ज्ञान के विशेष साधन थे, तो उसके द्वारा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन अराइज होने से पूर्व अगर ऐसा स्टेटमेंट किया गया है तो वह यहाँ रेलेवेंट होगा। यहाँ एक ही चीज ध्यान देने की है, क्वेश्चन है नातेदारी से संबंधित, रिलेशनशिप से संबंधित, कि क्या ए और बी के बीच कोई जो रिलेशन है क्या वह है, और क्वेश्चन आज अराइज हो रहा है, जबकि यह ओपिनियन मतलब ये स्टेटमेंट बहुत पहले आ चुका और उस व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज था, ज्ञान के विशेष साधन थे, तो वह यहाँ रेलेवेंट होगा। क्लियर? चलते हैं 6 में। 5 और 6 दोनों पढ़ेंगे, फिर उनमें अंतर करेंगे तब और अच्छा क्लियर हो जाएगा। और इज मेड इन विल और डीड रिलेटिंग टू द फैमिली अफेयर्स व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन बिटवीन पर्सन डिजीज and is made in any will or deed relating to the affairs of the family to which any such deceased person belonged, or in any family pedigree or upon any tombstone, family portrait or other things on which such statements are usually made, and when such statement was made before the question in disputed was raised, अथवा कौटुंबिक बातों से संबंधित
विल या विलेख में किया गया है, जबकि वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच, यहां इसे अंडरलाइन कर लें, मृत व्यक्तियों, वहां ऐसा कोई शब्द नहीं था। वहां व्यक्ति जीवित भी हो सकता है और मृत भी हो सकता है, क्लियर। लेकिन यहां सिर्फ मृत व्यक्तियों के बीच नातेदारी हो तो सेक्शन 6 में केवल मृत व्यक्तियों के बीच रिलेशनशिप को दर्शाएगा। रक्त, विवाह या दत्तक पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में है और उस कुटुंब की बातों से जिसका ऐसा मृत व्यक्ति अंग था, यानी उस फैमिली जिसका ऐसा डिजीज पर्सन पार्ट था, संबंधी किसी विल या विलेख में, या कोई विल हो या विलेख हो, या कुटुंब वंशावली में, या किसी समाधि प्रस्तर में, या कुटुंब चित्र में, जैसे एल्बम वगैरह होते हैं, या किसी अन्य चीज पर जिस पर ऐसे कथन प्राय किए जाते हैं, किया गया है, और जबकि ऐसा कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया गया था। सेक्शन 6 भी वही कौटुंबिक नातेदारी की बात करता है, लेकिन यहाँ जो रिलेशन है वह मृत व्यक्ति से संबंधित है। यहाँ 6 में रिलेशन, और दूसरा स्टेटमेंट वर्बल नहीं है। 5 में जो स्टेटमेंट आ रहा था वह वर्बली आ रहा था, रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ओनली रिटर्न है। और रिटर्न किस में है? विल या विलेख में, कुटुंब वंशावली में, समाधि प्रस्तर में, या कुटुंब चित्र में। सेक्शन 6 क्लॉज 6 रिटर्न स्टेटमेंट की बात करता है। और दूसरी चीज रिलेशनशिप होती है यहाँ डिजीज पर्सन की, मृत व्यक्ति की, ना कि जीवित की। जबकि 5 में स्टेटमेंट की बात करता है, यहाँ ओरल और रिटर्न कुछ भी नहीं कह रखा है, तो इसमें स्टेटमेंट में दोनों आएंगे, चाहे वह ओरल हो या रिटर्न हो। दूसरा, ये नहीं कह रखा कि मृत या जीवित, तो दोनों आएंगे उसमें, लेकिन यहाँ मृत व्यक्ति आएगा और उसके अलावा रिटर्न स्टेटमेंट आएंगे। यहाँ एक चीज और है, ज्ञान के विशेष साधन नहीं दे रखा, यानी जो स्टेटमेंट है उसके लिए जरूरी नहीं कि वह ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्ति द्वारा ही किया गया हो। क्लियर? 2 केस हैं, लिख लें आप। लक्ष्मी रेड्डी वर्सेस वेंकट रेड्डी। लक्ष्मी रेड्डी वर्सेस वेंकट रेड्डी, AIR 1957, प्रीवी काउंसिल 201। लक्ष्मी रेड्डी वर्सेस वेंकट रेड्डी, AIR 1957, प्रीवी काउंसिल 201। परिवार में विवाहित व्यक्ति, यानी जिसकी मैरिज होके परिवार में आ गया या आ गई, वह ऐसा पर्सन। और पारिवारिक भाट बोलते हैं, जो जागा वगैरह ये होते हैं। अगर आप लोगों को पता है, अपन गंगा जी वगैरह जब भी अपने मृत का वो लेके जाते हैं अस्थियां, वहाँ बाकायदा एक एंट्री होती है कि किसके कौन पुत्र है, कितने पुत्र हैं, अब कौन कौन हुए, पहले की मेरे पास ये है, आगे के अब आप बता दें। तो वे लोग, इनके बारे में यह माना जाता है कि इन लोगों के पास ज्ञान के विशेष साधन होते हैं। देखो, जागा और ये जो भाट होते हैं, पहले भाट भी होते थे, चारण भाट जो आते थे, परिवार से रिलेशन रखते थे, तो इनके पास भी ज्ञान के विशेष साधन होते थे। दूसरा, पुरोहितों द्वारा रखने वाली वंशावली। अगर वंशावली पेश की जा रही है, तो वह 6 में आएगी, और अगर स्टेटमेंट दिया जा रहा है व्यक्ति द्वारा तो वह 5 में आएगा। क्लियर? एक और लिख लें, मोहन सिंह वर्सेस दलपत सिंह।
मोहन सिंह वर्सेज दलपत सिंह 1921-24 बॉम्बे LR 289। मोहन सिंह वर्सेज दलपत सिंह 1921-24 बॉम्बे LR 289। इसमें वंशावली के बारे में बताया गया है कि जो परिवार के पुरोहितों द्वारा समय समय पर परिवार के सदस्यों की सूचना के आधार पर तैयार की गई वंशावली के को धारा 32(5) यानी 32 क्लोज 5 और 6 में एडमिसेबल माना है। क्लियर? जो वंशावली तैयार की जाती है उसे 5 और 6 दोनों में रिलेवेंट माना है। क्लियर? चलते हैं आगे 7। और इन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन मेंटेन इन सेक्शन 13 क्लॉज ए अथवा धारा 13 खंड के में वर्णित समव्यवहार से संबंधित दस्तावेज में किया गया है, जबकि वह कथन किसी ऐसे विलेख, विल या अन्य दस्तावेज में अंतर्विष्ट है। अंडरलाइन कर लें, विलेख, विल या अन्य दस्तावेज जो किसी ऐसे समव्यवहार से संबंधित है जैसा धारा खंड क में वर्णित है। When the statement is contained in any deed, will or other document which relate to the any such transaction as is maintained in section 13 clause A। सेक्शन 13 का क्लॉज ए क्या कहता है? सेक्शन 13 क्लॉज ए कहता है कि ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके द्वारा राइट और कस्टम को क्लेम किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया या डिनाई किया गया, तो वह ट्रांजैक्शन रिलेवेंट होगा। और बात कर रहा है अगर वह ट्रांजैक्शन किसी विल, विलेख या अन्य दस्तावेज में अंतर्विष्ट है तो वह यहां रेलेवेंट होगा। क्लियर? अगर वह विल, विलेख या अन्य डॉक्यूमेंट्स में है तो वह यहां रेलेवेंट होगा। क्लियर? एट यानी लास्ट 32 क्लोज एट or is made by several person and express feeling relevant to matter in question when the statement was made by a number of person and expressed feeling or impression on their part relevant to the matter in question अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रश्नगत बात से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है, जबकि वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और प्रश्नगत बात से सुसंगत उसकी भावनाओं या धारणाओं को अभिव्यक्त करता है। देखो, कई बार कोई क्वेश्चन अराइज हो और उससे संबंधित भीड़ की आवाजें रेलिवेंट होती हैं। जब बहुत से आदमियों द्वारा एक ही तरह से नारा लगाया जा रहा हो और क्वेश्चन हो कि वे किस व्यक्ति द्वारा लगवाए गए थे। क्लियर? और वहां क्वेश्चन है उस व्यक्ति से संबंधित और भीड़ द्वारा उसके इशारे पे नारे लगाए जा रहे हैं तो वे यहां रेलेवेंट होंगे। भीड़ की आवाजें यहां सुसंगत होंगी। क्लियर? सेक्शन 32 इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। प्री और मेंस दोनों में, मेंस में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है 10 मार्क्स का या 6 मार्क्स का। अगर आरजेएस आप दोगे तो चांस है मोस्टली 6 मार्क्स का पूछा जाएगा
और अगर आप एमपीसीजे दे रहे हो तो मान के चलो 10 मार्क्स का आएगा और पूरा एज ए टीज आपको उतारना होगा। इसलिए अच्छी तरह समझ लें, एक एक चीज मैंने क्लियर कर दी है। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह गई हो किसी की तो मुझे कमेंट्स करके बता दे। एग्जाम इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सीधे इलस्ट्रेशन से प्री और मेंस में, मेंस के छोटे क्वेश्चन और प्री में सीधे एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए एक एक इलस्ट्रेशन को आप अच्छी तरह क्लियर कर लें। पहला, द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज मर्डर्ड बाय बी और ए डाइड ऑफ इंजरीज received in a transaction of the course of which C was ravished. The question is whatever C was ravished by B, or the question is whatever A was killed by B. Under such circumstances that a suit would lie against B, Y is widow. Statement made by A as to the cause of his or her death, referring respectively to the murder, the rape and the actionable wrong under consideration are relevant fact. बहुत से क्वेश्चन इसमें अराइज हैं और एक ही चीज आंसर दे रखी है। देखिएगा आप, यहाँ कंफ्यूज होने वाली स्थिति नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या कै की हत्या खे द्वारा की गई थी, अथवा दूसरा क्वेश्चन है कै की मृत्यु किसी संव्यवहार में हुई क्षतियों से हुई जिसके अनुक्रम में, यानी उसी के जो ट्रांजैक्शन चल रहा है उसमें उसके क्षतियां भी आई, उससे रेप भी किया गया। तीसरा है क्वेश्चन ये है कि क्या खे द्वारा बलात्संग किया गया था, अथवा प्रश्न यह है कि क्या खे द्वारा ऐसी परिस्थिति में मारा गया था कि कै की विधवा द्वारा खे पर वाद लाया जा सकता था। यहाँ 4 क्वेश्चन है, इस एग्जाम्पल में 4 क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर ले लें तो भी आ जाएगा और चारों का एक साथ ले लें। अपनी मृत्यु के कारण के बारे में कै द्वारा किए गए वे कथन जो उसने क्रमशः विचाराधीन हत्या, बलात्संग या अनुयोज्य दोष को निर्देशित करते हुए किए सुसंगत हैं। अब केवल एक पॉइंट को अपन लेते हैं, क्या कै की हत्या खे द्वारा की गई थी। अपनी मृत्यु के कारण के बारे में कै द्वारा किए गए कथन जिसमें विचाराधीन हत्या को निर्देशित करते हुए किए थे सुसंगत तथ्य हैं। यानी उसने अपनी हत्या के बारे में जो भी स्टेटमेंट मरने से पहले दिए हैं, कॉज ऑफ डेथ सबसे बड़ी 32(1) में आएगा। ये अच्छी तरह क्लियर कर लें, 32(1) में सीधा जा रहा है क्योंकि कॉज ऑफ डेथ से संबंधित है और व्यक्ति मर चुका, व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी। यहाँ क्वेश्चन कॉज ऑफ डेथ का है और उसने अपनी मृत्यु के बारे में ही जो स्टेटमेंट दिया है वह यहाँ रेलेवेंट है, यानी डाइट डिक्लेरेशन में आ जाएगा। क्लियर। उसी तरह आप रैप का और ये अनुयोज्य दोष दोनों का पढ़ सकते हैं। क्लियर। बी में चलते हैं। द क्वेश्चन इज एज टू द डेट ऑफ एज बर्थ एन एंट्री इन द डेली ऑफ ए डिजीज सर्जन रेगुलरली kept in the course of business standing that on a given day he attended his mother's and delivered her of a son is a relevant fact। प्रश्न कै के जन्म की तारीख के बारे में है कि क्या कै की जन्म की तारीख क्या है। एक मृत शल्य चिकित्सक की अपने कारोबार के मामूली अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाने वाली डायरी में इस कथन की प्रविष्टि कि अमुक दिन उसने कै की माता की परिचर्या की थी, यानी डिलीवरी करवाई थी और उसके पुत्र का प्रसव करवाया था, सुसंगत है। 2 में अब मैंने 32 क्लोज 2 पढ़ा, वहां अगर कोई व्यक्ति अपनी वृत्ति कर्तव्य के निर्वहन में
या बिजनेस के सिलसिले में कोई डायरी मेंटेन करता है या कोई अकाउंट्स मेंटेन करता है तो उसमें की गई एंट्री को रेलेवेंट माना जाएगा, क्योंकि यहां व्यक्ति मर चुका है और उसके द्वारा एंट्री पहले की जा चुकी है, इसलिए इसके गलत होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उसी तरह सी है, सी आप देख लें, डी, सी और डी दोनों सेक्शन और क्लोज 2 से रिलेटेड है, देख लेना। कोई भी अगर दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लें। ई पढ़ते हैं, ओ बी, सी और डी। ई पढ़ते हैं, द क्वेश्चन इज वेदर रेंट वाज पेड टू ए फॉर सर्टेन लैंड। A letter from A's disease agent to H saying that he had received the rent on A's account and held it at A's order is a relevant fact. प्रश्न यह है कि क्या अमुक भूमि का भाटक दिया गया था के मृत अभिकर्ता का के नाम पत्र, जिसमें यह कथन कि उसने के निमित्त भाटक प्राप्त किया है और वह उसे के आदेशाधीन रखे हुए है, सुसंगत तथ्य है। क्यों है? क्योंकि यह अपने हित के विरुद्ध है। जैसे ही उसने यह स्टेटमेंट किया, लायबिलिटी उस पर इंपोज है, अगर उसने नहीं भी लिया तो उसे भाटक देना होगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध कथन नहीं करेगा, और अगर करता है तो उन्हें सत्य माना जाता है। क्लियर? अब यह मृत व्यक्ति का है, इसलिए 32 क्लोज 3 में, अन्यथा यह स्टेटमेंट अगर जीवित व्यक्ति का होता और वह व्यक्ति आकर अगर एविडेंस देने लायक होता तो यह एडमिशन भी होती। क्लियर? और एडमिशन भी अपने हित के विरुद्ध कथन है। ऐसे स्टेटमेंट जो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ हैं तो वे हमेशा ट्रू होते हैं। क्लियर? मतलब जी भी उसी टाइप का है। इसमें बता रखा है कि एक पादरी एक क्लेजीमैन ने एक विवाह करवाया, तो क्या वह विवाह वैलिड था? क्लेजीमैन कहता है कि मैंने जिन परिस्थितियों में वह विवाह करवाया था उसका कराना अपराध है। इट मीन्स वह विवाह वैध नहीं हो सकता। और यहां मृत पादरी ने जो कथन किया है वह अपने अगेंस्ट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट किया है, क्योंकि अगर यह कथन उस टाइम पे अगर पता लग जाता तो उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज हो सकती थी। क्लियर? एच भी 2 से रिलेटेड है, जे ये भी 2 से ही रिलेटेड है। आई पढ़ते हैं, द क्वेश्चन इज वेदर ए गिवन रोड इज ए पब्लिक वे। ए स्टेटमेंट बाय ए डिजीज हेडमैन ऑफ द विलेज दैट द रोड वाज पब्लिक इज ए रिलेवेंट फैक्ट। प्रश्न यह है कि क्या अमुक सड़क लोकमार्ग है। एक ग्राम के मृत ग्रामीणी के द्वारा किया गया कथन कि वह सड़क लोकमार्ग है, सुसंगत तथ्य है। जो व्यक्ति मर चुका उसके द्वारा पहले कहा गया है कि वह सड़क है, पब्लिक रोड है, तो यहाँ रिलेवेंट फैक्ट होगा ये। क्लियर? और 4 में आ जाएगा, जहां प्रथा रूढ़ी इनसे संबंधित हो, क्लॉज 4 में आएगा ये। के देखते हैं, द क्वेश्चन इज वट एवर ए हु इज डेड वाज द फादर ऑफ बी। ए स्टेटमेंट बाय ए डेट बी वाज हिज सन इज ए रिलेवेंट फैक्ट। प्रश्न यह है कि क्या के जो मर चुका है खे का पिता था,
के द्वारा किया गया यह कथन कि ख उसका पुत्र है सुसंगत तथ्य है। यहाँ स्टेटमेंट है इसलिए ये क्लॉज 5 में आएगा। अगर विल या विलेख में होता और मृत व्यक्ति से संबंधित होता तो 6 में आ जाता। क्लियर। इसी तरह के एल है, एम भी सेम है, एम पढ़ देते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर एंड व्हेन ए एंड बी वर मैरिड an entry in a memorandum book by C, the deceased father of B, of his daughter's marriage with A on a given day is a relevant fact। प्रश्न यह है कि क्या और कब कै और खे का विवाह हुआ था। खे के पिता गे द्वारा किसी यादाश्त पुस्तक में अपनी पुत्री का कै के साथ अमुक तारीख को विवाह होने की प्रविष्टि सुसंगत तथ्य है और 5 में आएगा क्योंकि यहाँ पुत्री को मृत नहीं बता रखा है। क्लियर। रिलेशन मृत व्यक्ति से होना चाहिए, विल और विलेख में लिखा हुआ होना चाहिए तो ही 6 में आएगा, अदरवाइज नहीं। अगर स्टेटमेंट है कोई सा भी हो सकता है और व्यक्ति मरा हुआ नहीं है, मृत व्यक्ति से रिलेशन नहीं है, डिजीज पर्सन से रिलेशन नहीं है तो फिर वह 5th में जाएगा। क्लियर। और लास्ट में एन, ए शू बी फॉर ए लाइबल एक्सप्रेस्ड इन ए प्रिंटेड कैरेक्टर एक्सपोज इन ए शॉप विंडो इन द क्वेश्चन इज एज टू द सिमिलरिटी ऑफ द कैरेक्टर्स एंड इट्स libelous characters। The remark of a crowd of spectators on this point may be proved। दुकान की खिड़की में अभिदर्शित रंगीत उपहासाकन में अभिव्यक्त अपमान लेख के लिए ख पर कै वाद लाता है। ये कार्टून होता है, उसको बोलते हैं, जो कार्टून बने हुए आते हैं ना उन्हें। प्रश्न उपहासाकन की समरूपता तथा उसके अपमान लेखीय प्रकृति के बारे में है। इन बातों पर दर्शकों की भीड़ की टिप्पणियां साबित की जा सकेंगी। क्लियर। जो एग्जाम्पल छूट गए वे बिल्कुल नॉर्मल हैं, उनके सिमिलर एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। शोर इलस्ट्रेशन देख लेना। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, हर कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कल हम देखेंगे सेक्शन 33 और आगे 34, 5 और 6 भी शायद हो जाएंगे। क्लियर। कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकता है।